डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से किया ऐलान, भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया। भारत में पहली बार होगा बिग बैश लीग का मैच। आज ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड दौरे पर जाएंगे पीएम। एआई से बदलेगी झारखंड की तस्वीर, 1150 करोड़ का मेगा प्लान, 1 लाख नौकरियों का ऐलान, निवेशकों और उद्योग जगत से साझेदारी का आह्वान, हेमंत सरकार की बड़ी पहल। आज सीएम योगी का अयोध्या और बस्ती दौरा, अयोध्या को 432 करोड़ की देंगे सौगात, 217 विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। देश में भारी बारिश से हाहाकार, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 1000 लोग फंसे, यूपी में बारिश से 10 की मौत, राजस्थान में 6 ट्रेनें रद्द। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर का रुख कर जहां भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया। भारत में पहली बार होगा बिग बैश लीग का मैच। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से किया बड़ा ऐलान। ऑस्ट्रेलियन पीएम से मोदी बोले, हम आपसे सीख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के तीसरे और आखिरी दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने पूर्व कप्तान स्टीव वॉ भी मौजूद रहे। एमसीजी में पीएम मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग यानी T20 लीग का ओपनिंग मैच इस साल दिसंबर में चेन्नई में खेला जाएगा। यह पहली बार होगा जब किसी विदेशी क्रिकेट लीग का मैच भारत में होगा। ये मैच 12 दिसंबर को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया पहली बार अपनी बिग बैश लीग भारत ला रहा है। इस साल 12 दिसंबर को चेन्नई में मेलबर्न और रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच सीजन का पहला मैच खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील पर मोहर लग गई है। मेलबर्न में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी ने मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्पेस और महत्वपूर्ण खनिज समेत कई क्षेत्रों में समझौतों का घोषणा की है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर भी विकसित करेंगे। पीएम मोदी अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे के आखिरी फेज में न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। पीएम के दौरे की शुरुआत न्यूजीलैंड सरकार के साथ हुई विपक्षीय बातचीत से शुरू होगी। इस दौरान दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते को फाइनल करेंगे। इसके बाद पीएम एक बिजनेस इवेंट और स्पोर्टिंग इवेंट में शामिल होंगे। इसके बाद ऑकलैंड में 40,000 भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप लॉन्च करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके तहत हम क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी सहयोग मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे। ऑन फील्ड के साथ साथ ऑफ फील्ड पार्टनरशिप भी मजबूत करेंगे। भारत में हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, स्पोर्ट्स को भी डेमोक्रेटाइज किया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम से छोटे शहरों, गांवों और सामान्य परिवारों के बीच को भी बड़े सपने देखने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और अगली बड़ी खबर आ रही है पश्चिम एशिया फिर अस्थिरता की ओर। ट्रंप को मारने की योजना बना रहा था ईरान। इजरायल के हवाई से मीडिया रिपोर्ट में दावा। वहीं इजरायली खुफिया एजेंसी की यूएस को चेतावनी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि इजरायल ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि उनके पास खुफिया जानकारी है कि ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। हालांकि अमेरिका या ईरान की सरकार की तरफ से इन रिपोर्ट को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि वाशिंगटन पूर्व में दावा कर चुका है कि ईरान ने कई बार ट्रंप को मारने की कोशिश की। हाल ही में अंकारा में आयोजित नाटो सम्मेलन में भी ट्रंप ने ईरान को अपनी जान को खतरा बताया था।
वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बताया गया कि इजरायल ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बताया कि उसके पास ऐसी खुफिया जानकारी है जिससे पता चलता है कि ईरान उनके खिलाफ हत्या का प्रयास करने की योजना बना रहा है। अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हालिया हमलों और पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा के बीच इजरायल ने पेंटागन के साथ नई खुफिया जानकारी साझा की है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार इस जानकारी में संकेत दिया गया है कि तेहरान एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है। इस कथित हत्या की साजिश की जानकारी ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव को ऐसे समय में और बढ़ा दिया है जब दोनों देशों के बीच हुआ संघर्ष विराम समझौता पहले से ही खतरे में है। और अगली बड़ी खबर आ रही है जहां पश्चिम एशिया में फिर मंडराए जंग के बादल। ईरान बोला हॉर्मुज में दखल दिया तो करारा जवाब देंगे। यूएस ने 2 दिन में 170 ठिकानों पर किया हमला। अमेरिका ने बुशहर परमाणु ठिकानों के पास हमला किया। हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग ठप। खामनेई को इमाम रजा दरगाह में दफनाया गया। नेतन्याहू और ट्रंप ने फोन पर बातचीत की है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर खत्म होने के बाद ईरान पर दूसरे दौर के हमले शुरू हो गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसने 170 से ज्यादा ईरानी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। अमेरिका के मुताबिक इन हमलों में एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन भंडार, सैन्य स्पीड बोट और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि अमेरिका ने इस दावे पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच IRGC ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वह हॉर्मुज स्ट्रेट में दखल न दे। ईरान के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने बेशुमार बुशहर परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमला किया। हालांकि फैसिलिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान ने अमेरिका के हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के बीच तनाव दोबारा बढ़ने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही ठप हो रही है। ईरान ने मशहद शहर में इमाम रजा दरगाह में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को दफनाया गया। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर बातचीत की है। ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री को खाड़ी में अमेरिका के ताजा कदमों की जानकारी दी है। और अगली बड़ी खबर आ रही है जहां पर सीएम योगी का अयोध्या और बस्ती दौरा। अयोध्या को 432 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। 217 विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। बस्ती आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हरैया में विकास परियोजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 432 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें राजकीय महाविद्यालय, ड्रग वेयर हाउस, गौ संरक्षण केंद्र और पर्यटन विकास सहित कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के सोहावल में लगभग 432 लाख रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। 163 करोड़ रुपए की 86 परियोजनाओं का लोकार्पण व 269 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास उनके हाथों प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी बस्ती जिले के हरैया पहुंचेंगे। वे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन से एक दिन पूर्व कमिश्नर अखिलेश सिंह और डीआईजी संजीव त्यागी ने हरैया स्थित कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। लोकार्पण वाली परियोजनाओं में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मसौदा में ट्रांजिट हॉस्टल, ड्रग वेयर हाउस, बीकापुर में राजकीय महाविद्यालय निर्माण, पर्यटन विकास के अलावा बहुप्रतीक्षित लोहिया पुल के पास निर्मित डाक बंगला, ग्रामीण पेयजल योजना, लोक निर्माण विभाग की सड़क एवं खिरौनी सुचितागंज एवं भरतकुंड भदरसा के विभिन्न वार्डों की इंटरलॉकिंग शामिल है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आज सीएम योगी का दौरा है अयोध्या और बस्ती में, और ये दौरा काफी खास माना जा रहा है क्योंकि वो अयोध्या को 432 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, साथ ही 217 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे।
देखिए, अभी तो आप बता दें आपको, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं और उनका कार्यक्रम पूरी तरह विकास कार्यों पर केंद्रित है। सुबह करीब 10:50 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोहावल पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कुल लगभग 432 करोड़ 70 लाख 9 हजार रुपए की लागत वाली 217 परियोजनाओं का सौगात अयोध्या को मिलने जा रही है। इसके साथ ही बीकापुर से विधायक अमित सिंह चौहान के पिता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का भी मुख्यमंत्री अनावरण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सरकार की विकास योजनाओं और क्षेत्र के भविष्य को लेकर भी अपना संदेश देंगे। मुख्यमंत्री का दौरा करीब 1 घंटे का रहेगा और दोपहर लगभग 12 बजे वह अयोध्या से बस्ती के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल सोहावल में प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ठीक है रवि, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां लखनऊ में अलीगंज अग्निकांड को लेकर ध्वस्तीकरण नोटिस पर सुनवाई पूरी। एलडीए कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण नोटिस पर एलडीए ने विभिन्न प्राधिकारी अतुल कुमार की अदालत में गुरुवार को तीसरे दिन भी सुनवाई हुई। बिल्डिंग मालिक और एलडीए के इंजीनियरों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब जल्द आने वाले आदेश से स्पष्ट होगा कि अवैध निर्माण और एलडीए स्वयं ध्वस्त करेगा या फिर बिल्डिंग मालिक को अपने खर्च पर उसे गिराने का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान बिल्डिंग मालिक के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि भवन में जितना भी निर्माण अवैध पाया गया है उसे उनका मुवक्किल स्वयं अपने खर्च पर गिराने के लिए तैयार है। इस आधार पर उन्होंने अदालत से अनुमति देने की मांग की है। गौरतलब है कि 22 जून को अलीगंज स्थित एक एनिमेशन सेंटर की बिल्डिंग में भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद भवन की वैधता और निर्माण संबंधी अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई शुरू की गई थी। अब सभी की निगाहें एलडीए के विहित प्राधिकारी के सुरक्षित आदेश पर टिकी हुई है। तो आपको बता दें कि ध्वस्तीकरण नोटिस पर एलडीए के विहित प्राधिकारी अतुल कुमार की अदालत में गुरुवार को तीसरे दिन सुनवाई हुई और बिल्डिंग मालिक और एलडीए के इंजीनियरों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। वहीं अब जल्द आने वाले आदेश से स्पष्ट होगा कि अवैध निर्माण को एलडीए स्वयं ध्वस्त करेगा या फिर बिल्डिंग मालिक को अपने खर्च पर उसे गिराने का अवसर दिया जाएगा। वहीं सुनवाई के दौरान बिल्डिंग मालिक के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि भवन में जितना भी निर्माण अवैध पाया गया है उसे उनका मुवक्किल स्वयं अपने खर्च पर गिराने के लिए तैयार है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ध्वस्तीकरण पर नोटिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, तो ये जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है ये कब शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए 22 जून का ये मामला था जब अलीगंज में जो एनिमेशन सेंटर था वहाँ की बिल्डिंग में आग लगी थी जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है और अब ये मामला क्योंकि जो एलडीए के विहित प्राधिकारी हैं उनकी कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें बिल्डिंग के जो मालिक हैं उनके वकील की ओर से ये कहा गया कि बिल्डिंग में जो भी निर्माण अवैध है उसको वो स्वयं अपने खर्चे पर गिरा लेंगे। ये उन्होंने कहा है। साथ ही साथ वकीलों ने इस कोर्ट को ये भी बताया कि बिल्डिंग का जो मानचित्र था वो आवासीय पास कराया गया था और बिल्डिंग को किराए पर दिया गया था, यानी जो भी व्यावसायिक गतिविधियां हो रही थी उसकी जो जिम्मेदारी है वो किराएदार की तरफ पर उन्होंने उसका दोष डाला है। तो ये सारी मामले सुनवाई हुई है, सारी चीजें सामने रखी गई हैं और उसके बाद अब जो कोर्ट है उसने इसको अपने पास मामले को रख लिया है और अब उसमें क्या निर्णय आता है उसके बाद ये तय होगा कि बिल्डिंग के साथ क्या किया जाए। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां बदलेगी झारखंड की तस्वीर। हेमंत सरकार की बड़ी पहल, 1150 करोड़ का मेगा प्लान, 1 लाख नौकरियों का ऐलान, निवेशकों और उद्योग जगत से साझेदारी का आह्वान। झारखंड की हेमंत सरकार ने राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुशासन और डिजिटल अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 के दौरान राज्य सरकार ने झारखंड एआई विजन 2050 का व्यापक रोड मैप पेश किया।
इस विजन का उद्देश्य शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और नागरिक सेवाओं में एआई का व्यापक इस्तेमाल कर सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, त्वरित, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। राज्य सरकार ने इस डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए अगले 5 सालों में 1150 करोड़ निवेश का प्रस्ताव रखा है। यह राशि एआई अवसंरचना के विकास, डिजिटल क्षमता विस्तार, नवाचार को बढ़ावा देने और विभिन्न सरकारी विभागों में एआई आधारित समाधान लागू करने पर खर्च की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों तक सरकारी सेवाएं अधिक तेज, गुणवत्तापूर्ण और आसान तरीके से पहुंच सकेंगी। बैठक के दौरान रांची में प्रस्तावित 100 एकड़ के अत्याधुनिक आईटी पार्क की भी जानकारी दी गई। इस पार्क को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आईटी कंपनियों, स्टार्टअप्स और नवाचार आधारित उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया। वहीं सरकार को उम्मीद है कि इससे झारखंड आईटी और डिजिटल निवेश का बड़ा हब बनकर उभरेगा। झारखंड सरकार ने विजन 2050 के तहत कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इनमें 10,000 करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित करना, 50 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करना, 1,000 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और 1 लाख से ज्यादा एआई आधारित रोजगार के अवसर सृजित करना शामिल है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड में बारिश से हाहाकार, पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश से हाहाकार। यमुनोत्री मार्ग बंद होने से करीब 1,000 यात्री फंसे। 10 जिलों के स्कूलों में आज छुट्टी। उत्तराखंड में अगले 24 से 48 घंटे बेहद संवेदनशील। 107 सड़कें बंद, प्रशासन का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर 13 राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम में यह बदलाव अगले 10 घंटों के अंदर दिखने लगेगा। इस दौरान 70 की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी के अनुसार दक्षिण भारत के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना हुआ है। दक्षिण गुजरात से मध्य केरल तक फैली है लो प्रेशर ट्रफ क्षेत्र में नमी बढ़ा रही है। इसके कारण बादल तेजी से बन रहे हैं और तमिलनाडु के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड में 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पर्वतीय जिलों में भूस्खलन से सड़कें बाधित हो गई हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में जलभराव से कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सियाना चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे और नालू पानी के पास गंगोत्री हाईवे लैंडस्लाइड से बंद है। यमुनोत्री मार्ग बंद होने से करीब 1,000 यात्री फंसे हैं। 10 जिलों में बारिश के कारण आज स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। पिथौरागढ़ में आदि में कैलाश मार्ग चट्टाने गिरने से बंद है। हरिद्वार में सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर गया है। वर्षा का सबसे अधिक असर ऊधम सिंह नगर के काशीपुर और हरिद्वार जिले के रुड़की में देखने को मिला, जहां शहर और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। प्रदेश में 24 घंटों में सर्वाधिक 206 मिमी वर्षा काशीपुर में दर्ज की गई है। लगातार वर्षा के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। राज्य में 107 संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है। नैनीताल झील का जलस्तर बढ़ गया है और नौकायन रोकना पड़ा। चमोली और कर्णप्रयाग क्षेत्र में भारी वर्षा से हालात गंभीर बने हुए हैं। कर्णप्रयाग पिंडर घाटी क्षेत्र में कई मोटर मार्ग और पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर फनेर पानी के पास भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग 3.5 घंटे तक बंद रहा। गढ़वाल में 20 से अधिक मार्ग भूस्खलन से बार बार बंद होने की सूचना है। कुमाऊं में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर चंपा मंदिर के पास विशाल चट्टाने खिसकने से चीन सीमा से संपर्क प्रभावित हो गया। ऊधम सिंह नगर को छोड़ कुमाऊं के 5 जिलों में 54 सड़कें मलबा और भूस्खलन के कारण बंद है। टिहरी जिले में भूस्खलन की चपेट में आने से एक पुराना घर क्षतिग्रस्त हो गया। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विष्णु तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, लगातार बारिश के कारण बताया जा रहा है कि 24 घंटे से 48 घंटे बेहद संवेदनशील होने वाले हैं। आने वाले दिनों में उत्तराखंड पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। प्रशासन ने क्या सुरक्षा अपनाई है श्रद्धालुओं के लिए, वहां के नागरिकों के लिए? है कि अभी हमारे जो यमुनोत्री मार्ग में जो हालात खराब हो गए थे, वहां पर 1,000 यात्री जो फंस थे, उनके लिए प्रशासन ने उनको जो उसी जगह पर होटलों में और धर्मशाला जो भी हैं, जहां भी राहत व्यवस्था में है, वहां पर उन्होंने उनको रोक रखा है।
क्योंकि जब तक यात्रा बाधित है तब तक यहाँ पर इसको लोगों को बिल्कुल किसी भी यात्री को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। और सीआरओ और एसडीआरएफ सारी सेनाएं लगी हुई हैं और जो भी जलमग्न हैं सड़कों में काफी मलबा आ रहा है ऊपर से। जो आपने बताया कि चमोली, उत्तरकाशी और नैनीताल यहाँ पर कुछ सड़क मार्ग से गांव भी यहाँ से कट गए हैं। जी ठीक है विष्णु, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में बड़ी राजनीतिक हलचल। सुनेत्रा पवार देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात, शरद पवार एकनाथ शिंदे के बाद मुलाकात। पवार का शिंदे की ऑफिस में बैठक उचित नहीं, बोले संजय राउत। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े राजनीतिक फेरबदल की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। विधान भवन में शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात के बाद मुंबई में मुलाकातों का दौर तेज हो चुका है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। विधान भवन में शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात के बाद मुंबई में मुलाकातों का दौर तेज हो गया है। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। एनसीपी सूत्रों का कहना है कि सुनेत्रा ने फडणवीस को पार्टी के रुख से अवगत करा दिया है। साथ ही ये भी बता दिया है कि शरद गुट के विलय की स्थिति में पार्टी का रुख क्या है और उन्हें एनडीए में शामिल करने पर पार्टी का रुख क्या होगा। सीएम फडणवीस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि कोई भी कदम उठाने से पहले उन्हें विश्वास में लिया जाएगा। हालांकि फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि एनडीए में अब सीट खाली नहीं है। शरद पवार के एकनाथ शिंदे के ऑफिस में जाकर मीटिंग करने पर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शरद पवार वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के दफ्तर में पार्टी बैठक करना उचित नहीं था। जिन लोगों ने सरकार गिराई और गद्दारी की, उन्हें इस तरह राजनीतिक प्रतिष्ठा देना गलत संदेश देता है। तो आपको बता दें कि विधान भवन में शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात के बाद मुंबई में मुलाकातों का दौर फिर से तेज हो गया। और इसी बीच उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। विधान भवन में शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात के बाद मुंबई में मुलाकातों का दौर तेज है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।